देखो पिछले क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़े थे और वेक्टर में हमने बताया था कि दो तरह का वेक्टर यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो कि प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा फिर एक और वेक्टर है रेट्रोवायरस जो कि एनिमल में यूज किया जाता है। ये आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा। और अब क्या करना है कि हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें जैसे आरडीएनए बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसको हम लोग सेल में डालना चाहते हैं। ठीक है, तो सेल में डालने के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो ये जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है और अगर आप आरडीएनए बना रहे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो, तो प्रॉब्लम यही होता है कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, ये आरडीएनए जो है, यह सबसे पहली बात नेगेटिव होती है, नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है। और दूसरी बात ये हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक। दूसरी बात, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप लोग को याद होगा कि जो लिपिड बाइलेयर होता है, उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, बट ये जो टेल होता है, ये अंदर वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। तो कभी भी डीएनए इसके अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इसको रिपेल कर देगा। डीएनए को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए ही नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसको दूर करने के लिए, है ना, हम लोग एक टेक्निक, कुछ मेथड यूज करते हैं जिसके कारण यह डीएनए इसके अंदर आ जाता है ना। तो इस डीएनए को सेल के अंदर लाने के लिए, है ना, इस सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट मतलब इस डीएनए को जब ये एक्सेप्ट कर ले, जैसे इसके अंदर हमको डीएनए डालना है, तो ये होस्ट हो गया। क्या हो गया? ये होस्ट, जानते होस्ट। और ये गेस्ट हो गया, गेस्ट आरडीएनए है, इसको इसके अंदर डालना है। तो इसको अंदर डालने के लिए कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग प्रिपरेशन करने आते हो, तो जब 10th पास कर गए तो उस समय आप कॉम्पिटेंट नहीं हो नीट के लिए। जब 11 12 जब आप लोग पूरा पढ़ लोगे तो आप कॉम्पिटेंट हो जाओगे। समझ रहे बात को? मतलब उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाओगे। होस्ट मतलब जिसके यहाँ जाया जाता है, गेस्ट मतलब जो अतिथि होता है, अतिथि का स्वागत करने वाला होस्ट होता है। समझ रहे हो? तो आपके एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट होस्ट। अब इसके हेडिंग में भी देखो, समझ में नहीं आता हेडिंग एनसीईआरटी का। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब 2 लाइन लिख करके इसने सब कुछ बता दिया। हमने जो जो बताया वो सब इसने बता दिया। होस्ट मतलब क्या है? जिस से बैक्टीरियल सेल में आपको आरडीएनए इंसर्ट करवाना है फॉर कल्चर करने के लिए, तो इसी चीज को कहा जाता है। तो उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये हेडिंग है, कॉम्पिटेंट होस्ट। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है? डीएनए कैसा मॉलिक्यूल होता है? डीएनए इज नेगेटिव मॉलिक्यूल। और दूसरी बात ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। बट सेल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसका जो लिपिड का टेल होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन, है ना, लिपिड टेल इज हाइड्रोफोबिक होता है। इसलिए सो डीएनए, है ना, डीएनए नोट इंसर्ट इनसाइड होस्ट सेल। इसलिए डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा हमें।
क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ये मान लो कोई ई कोलाई है, ये है कोई ई कोलाई, ये इसका जो जेनोमिक डीएनए है ना, और हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये हमारा आरडीएन है, ये हमारा आरडीएन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेल है आरडीएनए सेल को हम लोग एक केमिकल में रखेंगे जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? मतलब इस केमिकल में जब ई कोलाई और आरडीएनए को डालेंगे तो जब इस केमिकल को डालोगे तो यह टूट करके कैल्शियम आयन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? कैल्शियम आयन में बदल जाएगा, जिसके कारण इसके सेल में, इसके सेल वॉल में छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं इस तरह से। एक ही पोर दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। बट अभी भी उतना ज्यादा पोर नहीं हुआ है जिससे यह आरडीएनए सेल के अंदर जा सके। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको बर्फ में डाल देते हैं। हाँ, बर्फ में, आइस के अंदर इसको इंक्यूब करा देते हैं, है ना, आइस इंक्यूबेशन। बर्फ में डाल दिया, जैसे बर्फ में डाला फटाक से उसको निकाल करके गर्म में डाल दो, 42 डिग्री टेम्परेचर में डाल दो। कितना में डाल दो? 42 डिग्री टेम्परेचर में डाल दोगे। 42 डिग्री टेम्परेचर में जैसे डालोगे तो इसको झटका लगेगा, लगेगा नहीं? आप ही को अगर बर्फ से डायरेक्ट गर्मी में डाल दे झटका लगेगा। इस झटके को कहा जाता है हीट शॉक। क्या बोलते हैं इसको? हीट शॉक। हीट शॉक हुआ, फिर क्या कर रहे हैं? फिर बर्फ में, तो इसका क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा। इस सेल, अरे भाई अच्छे अच्छे आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा, तो ये सेल क्या है? सेल का दिमाग खराब हो जाएगा, बस ये अपना नेचर ही भूल जाएगा। ये देखते हो जैसे आदमी पीने के बाद क्या होता है, उसको पिला दो, उसको साइन भी करने बोलोगे लिख देगा आराम से एकदम, खाली उसको पिला दो। पिलाने के बाद मति क्षति सब क्या होता है? खत्म हो जाता है। कुत्ता से भी बात करने लगता है, उसको सामने में ऐश्वर्या राय भी दिखने लगता है। समझ रहे बात को? तो ये सब होते, तो इतना झटका देने के बाद क्या होगा? ये सेल बिल्कुल ट्रांजिएंट हो जाएगा, ये छेदी सिंह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छेदी सिंह बन जाएगा। बहुत जगह छेद हो जाएंगे और यह डीएनए आराम से आ जाएगा। ये डीएनए आ गया। यही चीज हम लोग करते हैं जब हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में करते हैं। एक जैसे किडनी है किसी का खराब हो गया, किसी दूसरा किडनी उसमें डालना है, तो जैसे ही किडनी दूसरा डालने आओगे आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा? प्रॉब्लम बीट करेगा, बाहर का है, तो क्या करते हैं हम लोग? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग डाल देते हैं, वो इम्यून सिस्टम को दबा देता है, सब हो जाता है। उसके बाद लगा के स्क्रू ड्राइवर वगैरह कस उसके, जब हो गया तब वो जाके भी क्या कर लेगा? जाके क्या कर लेगा? बोले ये तो अपना ही होगा, है ना? समझ रहे बात को? वही चीज यहां पर भी है। इतने झटके देने के बाद ये अपना नेचर भूल गया और आराम से ये डीएनए आ गया अंदर में। तो इतना प्रोसेस करते हैं, तो अब क्या हो गया? ये
पूरा का पूरा ये सेल जो है वह कॉम्पिटेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्पिटेंट हो गया। कॉम्पिटेंट हो गया, काम मेरा खत्म हो गया। अब कुछ देर बाद क्या होगा? ये ऑटोमेटिक फिर जुड़ जाएगा। नशा उतर गया, नशा उतर गया, और ये फिर से ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये आरडीएनए को आपने इसके अंदर डाल दिया। तो क्या क्या स्टेप कर दिया हमने, क्या क्या स्टेप कर दिया, है ना? सेल प्लस आरडीएनए, है ना, केप्ट इन डाइवेलेंट मतलब कैल्शियम आयन, है ना। सो सम परफोरेशन ऑकर्स इन होस्ट सेल। किसमें? होस्ट सेल, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या किया आपने, है ना? होस्ट सेल एंड आरडीएनए, आरडीएनए को क्या किया गया? फर्स्ट incubated in ice, then 42 degree centigrade temperature, and then again incubated in ice, है ना। इसके कारण क्या होगा? सो आरडीएनए enters in host cell। ये लेकिन ये जो चीज है इसको करने में कुछ ज्यादा हो रहा है ना। ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गया भाई, चलो ये होता है। लेकिन हम लोग आदमी है ना, एक मेथड पे नहीं रहते। जैसे कोई रास्ता जा रहा है, अब सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता उधर से भी निकल जाते हैं, और कोई रास्ता उधर से निकल जाएंगे, तो अपना मनमानी होता है, इधर से चल जाए उधर से चल जाए। तो ये तो एक मेथड है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा मेथड खोज लिया गया जिसमें आप सेल के अंदर आरडीएनए को, उसको बंद कर देना है, सेल के अंदर आरडीएनए को डाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए देखो और भी अदर मेथड देखते हैं। अदर मेथड, अदर मेथड में सबसे पहले जो है एक देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन नाम से ही पता चला, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अरे वही बात है, इलेक्ट्रिक शॉक वही हो गया, इलेक्ट्रिक करंट देना। अब पोर मतलब क्या होता है? हाँ, तो यहां पर सेल को क्या करेंगे हम? सेल में तार सटा देंगे, है ना। इसमें हम लोग तार सटा देंगे और वह तार क्या करेगा? इलेक्ट्रिक झटका देगा और वहां पर पोर बड़ा हो जाएगा और यहां पर हमारा आरडीएनए अंदर आ जाएगा, है ना, इसके अंदर आ जाए। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, आई डाल दिया तो यहां पर छिद्र हो गया, इसके अंदर आ गया, है ना। तो यहां पर क्या, अरे भाई यहां पर क्या लिख दोगे, है ना, होस्ट सेल, है ना। पोरेशन मतलब होता है छिद्र करना, है ना, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। ये हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन। उसका अलावा भी और भी मेथड है, जैसे है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं केमिकल मेथड में?
केमिकल मेथड में हम लोग एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम है पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है? जैसे ही होस्ट सेल को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में डालोगे उसमें ऑटोमेटिक परफोरेशन हो जाता है, छिद्र बन जाता है। तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या बन गया भाई? तीर बन गया। केमिकल मेथड है ना। तो केमिकल मेथड में क्या रखेंगे? होस्ट सेल kept in a chemical जिसका नाम क्या है? पेग, दैट इज पेग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। कॉज परफोरेशन, है ना, कॉज परफोरेशन। उसके बाद क्या होगा? आरडीएनए इंटर्स, ये हो गया। उसके अलावा भाई और अब देखो, प्लांट और एनिमल में कुछ विशेष प्रकार का मेथड होता है। जैसे यहां पर 3 लिख दिया और यहां पर 4 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर 3 लिख दिया, यहां पर 4 लिख दिया। एक में लिखते हैं माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है जीन गन, जीन गन, बायोलिस्टिक्स या पार्टिकल गन, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में देखो क्या होता है, इसमें जो होस्ट सेल है होस्ट सेल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आरडीएनए है, फॉरेग्न डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको हम बहुत से पतले नीडल में डाल लेते हैं और नीडल में डाल करके उसको खींच लेते हैं, फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट डाल देते हैं। तो उसको कहा जाता है माइक्रो पिपेट या माइक्रो नीडल, है ना। है ना, इसमें हम लोग आरडीएनए को डाल देते हैं और ये यहां इंटर कर जाता है, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन कहां यूज किया जाता है? यूजिन एनिमल, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं? आरडीएनए इंजेक्टेड बाय माइक्रो नीडल्स, ये है माइक्रो नीडल, है ना, इसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। हाँ, इसमें डाल दिए, डायरेक्ट आ गया, कोई लफड़ा ना कोई झगड़ा, बोले ना अल्टरनेटिव मेथड। अब देखो, आपने एक पढ़ा था, आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था एक प्रोसेस के बारे में, है ना, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो उसमें हमने क्या बताया था? इसमें क्या करते हैं? इस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं? इसमें भी यही काम करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन ही काम करते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें क्या करते हैं कि हम लोग स्पर्म को निडल में डाल करके ओवा के अंदर टुचुक कर देते हैं, है ना। और तो यहां पर भी वही काम करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है भाई? स्पर्म होता है। इसको कहा जाता है आईएसआई। तो ज्यादातर ये हम लोग एनिमल मतलब
ये ह्यूमन में कम ही करते हैं, इसको ह्यूमन में कम ही करते हैं, लेकिन जो हमारा कैटल्स है, गाय भैंस बकरी कुत्ता, उसको प्रजनन कराने में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर तो ISI तो इसको भी इस माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा ही डालते हैं। तो इसको इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रखे एनिमल में होता है, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए है, एनिमल में। अच्छा, प्लांट में क्यों नहीं है माइक्रो इंजेक्शन? इसलिए क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है और वो इंजेक्शन में भी नहीं जा सकता, उसमें प्रॉब्लम दे होता है ना, नीडल टूट जाएगा। तो प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट में हम लोग पार्टिकल गन का यूज करते हैं। देखो क्या करते हैं इसमें, ये प्लांट का सेल हो गया है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, RDNA को ले लेते हैं, RDNA को ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस पे कोटिंग कर डालते हैं। इसमें हम लोग इसके ऊपर, जैसे सोनार क्या करता है, सोनार सोना के पानी को चढ़ा देता है अंगूठी वगैरह में, उसी तरह हम लोग यहां पर सोना या टंगस्टन का कोटिंग कर देते हैं, चारों बगल क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। कोटिंग मतलब लेप चढ़ा देना। हाँ, सोना पे सोना कहाँ चढ़ाते हैं, मतलब पीतल उतल पे या चांदी पे सोना चढ़ाते हैं ना, सोना पे क्यों चढ़ाएंगे, मुंह से निकल गया होगा, है ना। तो ये कोटिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड को ये लिखते हैं ना, AU मतलब गोल्ड, ये होता है ना जी गोल्ड, गोल्ड या टंगस्टन, है ना, का कोट डालते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक गन में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, एक गन में डाल देते हैं और ठिचकोए कर देते हैं। क्या करते हैं, ठिचकोए। इसको जैसे इसे दबाओगे, ठिचको इतना जोर से ये जाएगा कि यह डायरेक्ट सेल के अंदर घुस जाएगा। जैसे बम गिराते हैं ना, बम्बार्डिंग, वैसा ही कर देते हैं। करता है तो अब देखो, जो एक ब्रांच होता है, आप लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी, एक ब्रांच है आप लोग का, है ना, उसका है हमारे शायद समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर में, उसका समस्तीपुर में, नहीं नया नहीं है भाई, हम भूल रहे हैं। पूसा जानते हो, पूसा कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में है। तो पूसा वहीं पर है, बायोटेक्नोलॉजी बिहार में होता है, उसका भी आता है वैकेंसी। तो बायोटेक्नोलॉजी में सारा कुछ करता है बच्चा से, ये जो पढ़ा रहे हैं सबके लिए खिलौना है, समझ रहे हो, खटूक, ये क्या होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख देंगे यहां पर, है ना, यूज इन प्लांट्स, यूज इन प्लांट्स, है ना, RDNA कोटेड विथ, ए भाई इसको सोना क्यों डाल रहे हैं हम लोग, सोना होगा या सिल्वर होगा, AG सिल्वर का होता है। RDNA कोटेड वुड टंगस्टन, है ना, टंगस्टन एंड bombard इन होस्ट सेल, है ना। ये हो गया बायोलिस्टिक, जीन गन या पार्टिकल गन। तो यह जो चार मेथड है। अच्छा ये बताओ आप लोग, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या हो रहा है भाई,
इसको जरा हम छोटा कर दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन चारों में से क्या हम लोग डायरेक्ट पैसेंजर डीएनए को ही अगर डायरेक्ट डाल दे वो भी चला जाएगा? यहां पे क्या कर रहे हैं, आरडीएनए को भेज रहे हैं ना, तो आरडीएनए वेक्टर भी है और पैसेंजर भी है, तो हम लोग डायरेक्ट पैसेंजर को भी भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते हैं? अरे भाई वेक्टर को हटा के डायरेक्ट पैसेंजर को भी तो डाल सकते हैं इसमें, तो वेक्टर का यूज नहीं होगा। तो ये सब जो चारों मेथड है यह वेक्टर लेस भी होता है। जैसे आपको फॉरेन डीएनए को वेक्टर से बिना जोड़े इसमें डाल देना, डाला जाएगा, कर लेगा ना फिर बाद में वो। हाँ इसमें विदाउट वेक्टर भी भेज सकते हैं, समझ रहे? अब वो डीएनए इसके अंदर जो पहले से प्लाज्मिड उससे जुड़ करके वो रिप्लिकेट्स कर सकता है। तो यहां पर हम लोग वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी करते हैं, समझ रहे हो? जैसे यहां पर हमने क्या किया, वेक्टर का यूज किया, लेकिन आप लोग आरडीएनए ही याद रखो, ऐसे भी याद रखो कि यह वेक्टरलेस भी हो सकता है। अगर हम चाहें फॉरेन जीन को या डीएनए को हम लोग बिना वेक्टर के भी इसमें डाल सकते हैं, बट चलो आपके एनसीईआरटी ने आरडीएनए लिख दिया है सबके लिए, तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, आरडीएनए वाला रहेगा, तो आरडीएनए सब में इसमें डाल दिया। याद रखो ये वेक्टर लेस भी हो सकते हैं, बिना वेक्टर को भी इसमें डाला जा सकता है ना? तो नोट करके यहीं पर लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। क्या लिखा है हमने? अब हो गया इसी में वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, है ना? इसके लिए आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम थोड़ा सा अपने एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो यहां पर हाँ देखो, कॉम्पिटेंट फॉर होस्ट, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी। ऊपर वाला तो सब समझ गए थे, है ना? टेम्परेचर, उसके बाद देखो दिस इज, ये ऊपर वाला है जिसमें हम लोग कैल्शियम का यूज किए थे। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। एलियन डीएनए, पैसेंजर डीएनए, इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या लिखा है, आरडीएनए लिखा है, इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। आरडीएनए लिख दिया, हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। वेक्टरलेस होता है मानते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी के साथ चलना है, समझ रहे? इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी, याद रखना वेलोसिटी बहुत हाई होता है, गन से मारते हैं ना तो बहुत वेलोसिटी होता है, तभी वो जाकर के माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड, हाँ गोल्ड ही है ना, टंगस्टन कोटेड डीएनए मेथड नोन है बायोलिस्टिक या जीन गन या पार्टिकल गन, एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म पैथोजन। ये बताए थे ना, डिसआर्मिंग, कोई भी पैथोजन वाला प्लाज्मिड है उसका जो पैथोजन कॉज करने वाला जीन हटा देते हैं और उसमें नया पैसेंजर डीएनए डाल देते हैं, तो उसको बोला जाता है डीएनए, है ना? तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ रहे? यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या हुआ, आपने होस्ट के अंदर भी डाल दिया, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि डीएनए हमारे पास बहुत कम होता है। हमें जो फॉरेन डीएनए होता है या जीन होता है
उसको बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा संख्या में बनाना पड़ता है ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो वो सही हो। उसके लिए एक टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है भाई? और ये पीसीआर से क्वेश्चन ना हो आज तक हुआ ही नहीं है। छोटा सा है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, कहीं पर भी अगर डीएनए का मैनिपुलेशन किया जा रहा है या बायोटेक्नोलॉजी में कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें पीसीआर नहीं होता है। बिना पीसीआर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए संभव नहीं है। पीसीआर से करते क्या है? मान लो सैंपल में आपके पास 10 ही डीएनए, आप चाहोगे कि डीएनए बहुत सारा हो जाए ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट आसानी से हो जाए। तो पीसीआर जो होता है इसमें ये चेन रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग एक डीएनए को हम लोग 1 बिलियन कॉपी बना सकते हैं या फिर 1 बिलियन टाइम्स उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो पीसीआर जो होता है यह किस लिए होता है? पीसीआर जो होता है फॉर डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। जैसे पहले आता था एम्प्लीफायर, अभी भी आता है। एम्प्लीफायर का काम होता है साउंड बढ़ा देना। तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हमें करना होता है, ठीक है? चाहे वह फॉरेन डीएनए हो चाहे पैसेंजर डीएनए हो, चाहे फॉरेन डीएनए हो या पैसेंजर डीएनए हो, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये होता है, देखो सबसे पहले पीसीआर जो होता है इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कैरीमुलियस। कैरीमुलियस ने पीसीआर टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लाया था, है ना? तो यह एक मशीन होता है, ठीक है? जैसे मान लो ये अरे भाई मशीन है, डब्बा नहीं है। इस मशीन में क्या करते हैं हम लोग? 8 डीएनए को डाल देते हैं और यह मशीन उसे यह साइकिल्स में चलता है। किस में चलता है? साइकिल्स में। इसका टाइमिंग होता है कुछ, जैसे कॉलेज वगैरह में जब आपको पता चलेगा, जैसे मान लो 8 डीएनए को इसमें डाल दिया मशीन में और टाइम सेट कर दिया। मान लो कि 10 मिनट में एक साइकिल पूरा करता है, आपको 30 साइकिल कराना है, 40 साइकिल कराना है, तो उस तक का टाइमिंग है। टाइम लगाकर इसको छोड़ दो, वह उतना टाइम उस डीएनए को कर देगा, उतना टाइम उस डीएनए को कर देगा, ठीक है? ठीक है? पीसीआर जो रिएक्शंस होते हैं यह हाई टेम्परेचर में होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्शन इन हाई टेम्परेचर। ठीक है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो कर रहे हो इसमें क्या करते हैं? एक्चुअली में इसमें डीएनए रिप्लिकेशन करवाया जाता है। क्या कराया जाता है? डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन करवाते हैं, वो भी बॉडी के बाहर। समझ रहे हो? डीएनए रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, हम क्या कर रहे हैं? लैब में करवा रहे हैं। कहां करा रहे हैं? इसलिए इसको कहा जाता है इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन। क्या है यार? बताए थे ना मेटाबॉलिज्म, याद करो 11th क्लास बताया था कि लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन वहां पर यह भी बताया था हम लोग लैब में भी करा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन, लैब में करा रहे ना, तो करवा सकते हैं हम लोग। तो पीसीआर क्या है? इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन।
इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, आपको क्या क्या चाहिए? तो पीसीआर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना? रिक्वायरमेंट क्या क्या है भाई? सबसे पहली बात, जीनोमिक डीएनए। जिस डीएनए का आपको रिप्लिकेशन करवाना है उसको क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। अब चूंकि इसमें रिप्लिकेशन होगा तो इसको टेम्पलेट डीएनए भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डीएनए, क्योंकि इसी में रिप्लिकेशन होगा। जीनोमिक डीएनए, अब ध्यान दो, सेल के अंदर नहीं करा रहे हैं, बाहर करा रहे हैं। बाहर करा रहे हैं तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा डीएनए के लिए, तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, वो भी तो आपको लेना पड़ेगा। और वह न्यूक्लियोटाइड मार्केट में भी मिलता है पाउडर के फॉर्म में, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए का करना है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यहां पर आपको डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी लेना पड़ेगा, जिससे नया स्ट्रैंड बने। रिप्लिकेशन कराने ना, रिप्लिकेशन याद है ना? ये इसमें होगा तो नया स्ट्रैंड बनेगा, इसमें होगा तो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, यही होता है। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड ले लिया। उसके अलावा आप लोग को याद होगा कि रिप्लिकेशन अपने आप स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए क्या लेना पड़ता था? प्राइमर। क्या लेना पड़ता था? प्राइमर। प्राइमर भी मार्केट में मिलता है, समझ रहे? न्यूक्लियोटाइड भी मिलता है मार्केट में, हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन सब मिलता है। जो लैब में काम करते हैं उनको मिलता है। तो क्या लेना पड़ेगा? हाँ, डीएनए प्राइमर। अब और कुछ जरूरी है? टेम्पलेट डीएनए ले लिया, मतलब पैरेंटल डीएनए ले लिया। न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होगी नया डीएनए बनाने में। डीएनए प्राइमर स्टार्टर होता है, स्टार्टर। और कुछ डीएनए एप्लीकेशन में और कुछ बचा है क्या? और कुछ बताएं, दिमाग पर जोर डालें। बिना एंजाइम के करवा पाओगे जी? कौन सा एंजाइम रेप्लिकेशन में यूज होता है? कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये आपने डीएनए निकाल लिया, इसमें आपको पैसा नहीं लगा। इसको खरीदने में पैसा लगेगा, इसको भी खरीदने में पैसा, इसको भी खरीदने में और पैसा लगेगा। डीएनए पॉलीमरेज। तो ध्यान रखो, हमने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है, एंजाइम। लेकिन यह रिएक्शन कहां किस टेम्परेचर पे होता है? हाई टेम्परेचर। कितना हाई? अप्रॉक्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और एंजाइम 60 डिग्री तक सहता है, उसके बाद वो डीनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि एंजाइम 60 डिग्री के बाद मतलब रोने लगता है। अब हमसे ना हो पाएगा इतना तापमान में, हम सह नहीं पाएंगे सतीश बाबू, हम नहीं सह पाएंगे। तो एक एंजाइम हमें लाना पड़ेगा। तो हमने खोजा, हमने दुनिया भर में खोजा कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो कि 90 डिग्री पर भी काम कर सके। तो हमें मिला आर्ची बैक्टीरिया। क्या मिला? एक आर्ची बैक्टीरिया मिला, इसी से लिख रहे हैं। बहुत ज्यादा, चलो यहीं से हो रहा है ना।
हमें एक आर्ची बैक्टीरिया मिला। इस आर्ची बैक्टीरिया का जो टाइप है इसका नाम है थर्मोएसिडोफिल। क्या नाम है? यह आर्ची बैक्टीरिया यह लगभग थर्मो मतलब 80 डिग्री गर्म, एसिड मतलब पीएच बराबर लगभग 3 से 5 में यह रहता है, इसमें रहता है, फिर भी इसका एंजाइम काम करता है। इस थर्मोएसिडोफिल का जो एग्जाम्पल है, इस थर्मोएसिडोफिल का इसका जो एग्जाम्पल है वह है थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है? इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये क्या है भाई? बैक्टीरिया है ना, आर्ची बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस। और इससे हमने डीएनए पॉलीमरेज निकाला। इससे क्या अलग किया? लेकिन चूंकि इसके नाम पर हमने रख दिया तो यहां पर हमने क्या किया, टी वाला पहला लिया और ए क्यू बाद वाला लिया। इन तीनों को मिलाकर के नाम क्या रख दिया इसका? टैग पॉलीमरेज। क्या नाम रख दिया? टैग डीएनए पॉलीमरेज। यह एंजाइम हाई टेम्परेचर में भी काम करता है, इसके अलावा कोई भी एंजाइम हाई टेम्परेचर में काम नहीं करता है। समझ रहे बात को? कोई भी दवा है उसको हाई टेम्परेचर पे खोला दो, दवा का सारा चीज खत्म हो जाता है, उसका सारा एंजाइम विटामिन सब चौपट हो जाता है। यहां तक कि जहर भी है, उसको अगर खोला दोगे ना तो उसका पॉइजनस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जो एंजाइम्स है उसमें वो अरे छोड़ो वो सब जहर है ना। देखो, जहर या विष ये सदियों से है, हमें पता। आयुर्वेद जो ग्रंथ है ये सबसे पुराना है। आयुर्वेद में आपको एक शाखा है, ब्रांच है, जिसका नाम है अगध तंत्र। क्या नाम है? अगध तंत्र में दुनिया के सभी विष या जहर के बारे में बताया गया है, उसी समय बता दिया गया था। आयुर्वेद ने ही मेडिसिन तैयार किया सबसे पहले दुनिया में। आयुर्वेद ने सबसे पहले सर्जरी स्टार्ट किया। सर्जरी आयुर्वेद ही स्टार्ट किया, सुश्रुत ने किया था। लेकिन देखो, उसको सीख करके हम लोग मॉडर्न बना दिए, मॉडर्न मेडिसिन। और जो हमारा आयुर्वेद था वो क्या हो गया? दब गया। अभी भी आपको कह रहे हैं कि आयुर्वेद को अगर गवर्नमेंट वगैरह अगर उसको अगर प्रोत्साहन दे तो आयुर्वेद में भी बहुत सारा ऐसा दवा है जो कि अभी जितना भी असाध्य रोग है ना सबको सही कर देगा, लेकिन उस पर चल ही नहीं रहे। पूरा ग्रंथ में लिखा हुआ है भाई। वो जो दवाएं निकाली गई हैं उन दवा को कई प्रकार से बनाया जा सकता है, उसमें एक प्रकार बना करके आपको मार्केट में मिलता है। हो सकता है मान लो 100 प्रकार है, उसमें से कोई ऐसा प्रकार हो जो कि उस रोग को पूरी तरह से ठीक कर दे। समझ रहे बात को? वही चीजें हैं। समझ में आया क्या क्या जरूरी है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या निकाले गया? टैग पॉलीमरेज, और यहां पर यूज कर लिया गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पीसीआर का प्रोसेस। क्या पढ़ते हैं? प्रोसेस ऑफ पीसीआर।
ये क्या है? टेम्पलेट डीएनए। ये क्या है? सबसे पहले क्या करोगे? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करोगे, बताए थे हम। तो इसको आपको टेम्परेचर डालना है, आपको टेम्परेचर डालना है यहां पर। टेम्परेचर वो भी कितना? लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डीएनए का दोनों धागा अलग हो जाएगा, इसे कहा जाता है डीनेचुरेशन। क्या बोलेंगे? डीनेचुरेशन। थ्री डैश, 5 डैश, 5 डैश, 3 डैश। बताओ ऊपर वाले में किधर डीएनए रेप्लिकेशन होगा? इधर से इधर या इधर से इधर? इधर होगा। इधर से करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? 5 डैश टू 3 डैश। गलत हो गया ना, इधर से स्टार्ट होगा। तो रिप्लिकेशन यहां 3 डैश से स्टार्ट होगा, तो यहां पर क्या डालना पड़ेगा? प्राइमर। क्या डालना पड़ेगा? प्राइमर आपको डालना पड़ेगा यहां पर। कोई दिक्कत? और इस स्ट्रैंड में किधर? इधर। तो ये प्राइमर हमने डाल दिया। प्राइमर किधर डाल रहे हैं? कौन से एंड में? 3 डैश एंड में। अब डाल दिया। अब क्या करेंगे भाई? अब क्या करोगे? अब न्यूक्लियोटाइड यहां पर सजा देना है। क्या करना है? और इसके कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे। उसके अलावा अब हमको डीएनए टैग पॉलीमरेज का भी यहां पर यूज है। टैग पॉलीमरेज देंगे, वो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? सजा करके न्यू स्ट्रैंड इधर बना देगा, न्यू स्ट्रैंड इधर बना देगा। तो क्या क्या यूज करेंगे? अच्छा, प्राइमर को जोड़ने का जो क्रिया होता है उसको कहा जाता है एनेलिंग। क्या बोलते हैं इसको? एनेलिंग। है ना? हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ, एनेलिंग होगा। एनेलिंग, प्राइमर को जोड़ देना। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम लोग टैग पॉलीमरेज का यूज। टैग पॉलीमरेज का यूज करेंगे और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का यूज कर लेंगे। अब क्या होगा भाई? हमारा ये जो डीएनए है इसमें नया डीएनए बन जाएगा। इसी को कहा जाता है डीएनए, है ना? तो ये हो गया एक्सटेंशन। ठीक है। एनेलिंग में कितना टेम्परेचर चाहिए? 55 डिग्री से 65 डिग्री, और एक्सटेंशन में लगभग 72 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, है ना? और अगर आप इसको 23 साइकिल चलाओगे तो लगभग 1 बिलियन इतना बड़ा हो जाएगा। 1 बिलियन टाइम ये रिप्लिकेट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। n बराबर है नंबर ऑफ साइकिल। तो यहां पर 23 साइकिल चलाना है।
बता देना, साइकिल में चलता है। तो 23 साइकिल चलाओगे तो सोचो, एक डीएनए आपने डाला, एक डीएनए स्ट्रैंड लिया है ना, उसे कितना बन जाएगा? 1 बिलियन। तो पीसीआर का यूज जो है अगले चैप्टर में बहुत सारा पढ़ोगे। जैसे पीसीआर का यूज क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपको कोई भी जांच करवाना होता है, पहले हम लोग क्या करते थे, ब्लड जांच करते थे, यूरिन जांच करते थे, टाइम लगता था। अब पीसीआर से डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में आपको रिजल्ट बोलता है ना। पहले हम लोग जांच कराने जाते थे, 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। अभी अगर पैर भी रहेगा तो बोलेगा 4 घंटा बाद आइए ना, दे देता है। सब इनका प्रॉब्लम। समझ में आया सारा बात? सारा बात आ गया? ठीक है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, राइबो लिखा हुआ है। अच्छा, राइबो हटा दो। राइबो तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा, राइबो नहीं होगा। राइबो तो आरएनए के लिए होता है, यहाँ हमें डीएनए बनाना है ना, इसलिए। हाँ, इसको हटा दो, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, टैग पॉलीमरेज का यूज किस किस प्रोसेस में करते हैं, किसमें? एक्सटेंशन। प्राइमर को ज्वाइंट कब करते हैं? एनिलिंग में। और स्टैंड को अलग कब करते हैं? डीनेचर। ये क्वेश्चन आता है भाई, पॉलीमरेज से मतलब क्वेश्चन ना आए हो ही नहीं सकता है, चाहे 11 12 हो या चाहे आपका नीट के अंदर है। तो ये क्वेश्चन आता है, डीनेचर, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, है ना। सारा बात समझ गए? क्वेश्चन बना लोगे अब इसका? क्वेश्चन बना लोगे जी? सारा बात बता दें आपको, समझ रहे? अच्छा, जोड़ लो, गुना करो भाई। 23। अच्छा, जोड़ लेते हैं। 2 का पावर 23 करो, कितना आएगा? अच्छा, 20 मान लो करते हैं, तो 2 को 20 बार गुना करो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना आ रहा है? 1 बिलियन से कम आ रहा है। अगर मान लो इसको 230 बार गुना करें, गुना करो, 1 बिलियन आ रहा है।
देखो 10 बार गुना करो, इससे हो जाएगा। 10 बार 30 बार हो सकता है क्या? उतना तो कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी ऐसे करके 30 बार गुना करो। हमें लग रहा है 30 बार में हो जाएगा। 1 बिलियन आ रहा है ना? अच्छा, तो इसको क्या कर देंगे? 30। क्या कर देंगे? 30 कर देंगे भाई, 30 साइकिल। ठीक है, 1 बिलियन करना है हमें, तो 2 का पावर 30 हो जाएगा 1 बिलियन। तो यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां पर, है ना? ये बना लिए थे क्या? ये बताओ, ये बनाए थे क्या? नहीं बनाए है ना? नहीं बनाए हो ना? ये बन गया है ना? ये बन चुका है ना क्लास में? ओके, है ना? ये तो है ना? पीडीएफ रीडर आ गया ना ये, तो इसमें होगा आपका क्वेश्चन। कुछ और आ रहा है, चलो, है ना? चलो आगे देखते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पीसीआर, है ना? पीसीआर के बाद अब लास्ट जो टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, सारा चीज हमने पढ़ लिया था, सेल में भी डाल दिया। अब क्या करेंगे? हमको कल्चरिंग करना पड़ेगा। जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फॉरेन डीएनए को जब होस्ट सेल में डाला, तो उसका प्रोडक्ट भी हमें चाहिए। उसका क्या चाहिए? हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में? ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो देखो ध्यान से,
आपको क्या चाहिए? जैसे मान लो, अब हम लोग अपने पे चलते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर में हमने इंसुलिन का जीन डाल दिया। क्या डाल दिया? इंसुलिन का जीन। ये फॉरेन डीएनए हो गया। क्या हो गया? समझ रहे हो? है ना, ये वेक्टर हो गया। समझना जरा, ये फॉरेन डीएनए इंसुलिन। इंसुलिन की क्या कहानी है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, कोई भी एनिमल है उसका इंसुलिन हम लोग ले करके डायबिटिक पेशेंट को डाल देते थे। जिससे क्या होता था, उस पेशेंट में साइड इफेक्ट्स होते थे। जैसे कोई बलि देने वाला है, मान लो कोई भैंसा है, कोई बकरी है, उसका बलि दिया जा रहा है, तो उसके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाल लेते थे और डायबिटीज पेशेंट को डालते थे। वही स्टोर रखते थे हम लोग। लेकिन उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगा लोगों को। फिर हमने क्या दिमाग लगाया, अगर हम किसी स्वस्थ व्यक्ति के इंसुलिन के जीन को निकाल लें और इस जीन को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट कर दें, तो उससे हम लोग इंसुलिन प्राप्त कर सकते। इंसुलिन क्या है? हार्मोन होता है जो प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या है? तो आप लोग जानते हो जीन या डीएनए, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन किस फॉर्म में बनाता है? या इंसुलिन के फॉर्म में। तो हम अगर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके इस इंसुलिन जीन से हम लोग इंसुलिन हार्मोन बना ले, तो हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। और ये इंसुलिन आदमी का होगा, क्योंकि जीन भी आदमी का है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, क्यों ना इस इंसुलिन जीन को वेक्टर के साथ जोड़ करके आरडीएनए बना ले। इसको बैक्टीरिया में डाल देंगे। बैक्टीरिया में डालने के बाद बैक्टीरिया के अंदर ये एक्सप्रेस होगा, इंसुलिन बनाएगा, और उस बैक्टीरिया को हम लोग बहुत लार्ज स्केल में ग्रो करवा देंगे, तो हमें लार्ज स्केल में इंसुलिन प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसी को कहा जाता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो आपको एगो बैक्टीरिया में डालने से नहीं होगा ना, कितना सा इंसुलिन बनेगा? तो आपको बहुत ज्यादा संख्या में बनाना पड़ेगा, और लार्ज स्केल में बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए। तो इंडस्ट्री में बनाया जाता है इसको। जैसे इंसुलिन बनाना हो, उसका इंडस्ट्री है। इंसुलिन हार्मोन डाला जाता है। अगर किसी आदमी में इंसुलिन बहुत कम हो गया, डायबिटीज है, तो उसको डायरेक्ट इंसुलिन डालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। दवा तो है ही, दवा तो खाते ही हैं डायबिटीज का। डायबिटीज ठीक नहीं होता ना। हाँ, उसको सेफ्टी से रखा जाता है, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है उसको, है ना। तो वही है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, है ना। अरे नहीं भाई, हमेशा रहता है उसका प्रभाव। नहीं नहीं, मतलब जब तक है उसका काम तब तक करेगा, फिर डालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन नहीं बन रहा है ना, इंसुलिन की कमी से तो डायबिटीज हुआ है, तो उसको बार बार देना पड़ता। मान लो कभी तबीयत खराब हो गया उसका, उसको बार बार डालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ बोलो आप। नहीं तो इसको हम लोग देखो, इसको आप लोग इंसुलिन जीन डाले हो, है ना। खराब क्या होगा? म्यूटेशन होगा। स्वस्थ व्यक्ति हम लोग जांच कर लेंगे ना, वो स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें इंसुलिन है, तो उसका जीन डाल देंगे। जीन जल्दी खराब नहीं होता, याद रखो।
हाँ, अरे भाई उसको निकालने में क्या है, कोई डेट कर गया उसमें से भी निकाल सकते, एक से बहुत ज्यादा बनाने के पीसीआर कर देंगे, समझ रहे हो। अब जिंदा आदमी है, एक्सपेरिमेंट में जानते हैं ना होता है, तो उस तरह से ले लिया जाता है जब भी मरने वाला हो कुछ भी हो। तो ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट है ना, व्हेन वी insert rDNA in host cell, then they must be expressed in protein। मतलब उनका प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होना जरूरी है ना हमारे लिए। मस्ट मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उसको वो बनाएगा ही, मस्ट इसलिए लिखे हैं ताकि वह प्रोटीन के रूप में उसको एक्सप्रेस होना जरूरी है। और वो जो प्रोटीन बनता है, वो जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, प्रोटीन, समझ रहे हो। तो उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, डेट इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो अगर हम लोग देखें ये जो जीन प्रोडक्ट है, अगर हम लैब में कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, और एक इंडस्ट्री में किया जा सकता है। लैब में कर रहे हैं तो लैब में क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम में प्राप्त होगा। इसमें क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम में प्राप्त होगा, और यहां पर लार्ज वॉल्यूम में प्राप्त होगा। स्मॉल मतलब ये है कि लेबोरेटरी में ज्यादा स्पेस नहीं है आपके पास, तो आप जो कल्चर करोगे लिमिट में करोगे, और जो इंडस्ट्री में होगा वो बड़ा बड़ा टैंक में होता है। आप लोग सुने होंगे फर्मेंटेशन टैंक, जैसे हम लोग फर्मेंट करते हैं, दारू वगैरह बनाते हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा टैंक होता है। आप लोग को दिखा देंगे कभी टैंक, है ना। यहाँ पर है आपके जंक्शन जो है, पटना जंक्शन, वहां से थोड़ा सा आगे है हिमालय कंपनी है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा टैंक है इसी तरह का, है ना। हम गए हैं, कई बार गए। अच्छा, गए हुए। तो स्मॉल वॉल्यूम में बनता है, इंडस्ट्री में लार्ज वॉल्यूम में बनता है ना। इंडस्ट्री में बनाने के लिए हम लोग बायो रिएक्टर्स का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स ये बहुत बड़े बड़े लार्ज वेसल्स होते हैं, टैंकर होते हैं, जिसके अंदर हम लोग कल्चर मीडियम करेंगे। अब हमको ये बात बताइए, समझो जरा, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल दिया है, तो होस्ट सेल को आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको खाने के लिए सबस्ट्रेट देना पड़ेगा, विटामिन डालना पड़ेगा, ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। ये सब डालोगे तभी ना ये कल्चर होगा। कल्चर मतलब होता है किसी जीव को बहुतायत रूप में बनाना, उसको कहा जाता है कल्चर। तो कल्चर करने के लिए ये जो बायो रिएक्टर्स होते हैं, इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। इसमें उस होस्ट सेल को ग्रोथ करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन होता है, समझ रहे बात, ऑप्टिमम कंडीशन होता है। उसके अलावा यह भी जरूरी होता है कि उस टैंकर में सभी जगह ऑक्सीजन एक समान पहुंचे। क्या पहुंचे, ऑक्सीजन एक समान पहुंचे, विटामिन से एक समान पहुंचे, सबस्ट्रेट सॉल्ट वगैरह जो भी है सब एक समान पहुंचे, इसलिए वो घूमने वाला भी बायोरिएक्टर्स होता है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेस होता है इन फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लैब में स्मॉल वॉल्यूम में जीन प्रोडक्ट बनता है, इंडस्ट्री में लार्ज वॉल्यूम में बनता है, और बायो रिएक्टर्स रखा जाता है इंडस्ट्री में। लैब में जगह नहीं है
तो बायोरिएक्टर्स नहीं होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उसी में इसको किया जाता है। हाँ, बिजनेस ही है ना भाई। इंसुलिन का इंजेक्शन मिलता है ना, तो पैसा से खरीदते हो, बिना ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, बिना एक कंपनी है, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, एक कंपनी है GAEC। यह कंपनी है, कोई भी आप अगर दवा बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी GMO बना रहे हो, तो सबसे पहले वहां जांच होगा। जांच होने के बाद उसको तब मार्केट में भेज सकते, ऐसे कभी भी भेज नहीं सकते आप। अरे WHO का ही पार्ट है वो। GAEC बहुत बड़ा है कंपनी। अरे भाई WHO तो वर्ल्ड लेवल का है ना, हमारे देश में है ना, हर देश में अलग अलग। तो बायोरिएक्टर्स, कितना है इसका वॉल्यूम, कितना होता है, कितना होता है? 100 से 1000 लीटर, नहीं पढ़े हो? लीटर्स। बायोरिएक्टर में क्या होता है? ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। जो जो पॉइंट्स आते हैं उस पर ध्यान रखो। ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन क्या होता है इसमें? ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम है ना, पीएच, टेम्परेचर है ना, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन्स एंड ऑक्सीजन, ये सब इसमें होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये ग्रोथ कंडीशन किसके लिए है? ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन या किसके लिए है भाई? है ना, किसके लिए? होस्ट सेल्स के लिए। किसके लिए है? होस्ट सेल कैन ग्रो एंड एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, है ना। और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कल्चरिंग। क्या बोलेंगे? कल्चरिंग। आपके पास एक होस्ट था, आपने बना दिया अरबों महासंख्य होस्ट बना दिया, उसके लिए ये सब चाहिए। अब देखो, बायोरिएक्टर जो होते हैं उसको एगिटेटर सिस्टम भी कहा जाता है। मोस्टली स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड। कैसा यूज किया जाता है? स्टायरिंग टाइप। कैसा किया जाता है? स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स यूज किया जाता है ना। जिसमें दो प्रकार, देखो स्टायरिंग टाइप मतलब क्या होता है? इसमें जो वेसल्स होंगे, इसमें जो वेसल्स होंगे, सबसे पहले यहां पर आपको चक्र होगा घूमने वाला, इस तरह से, है ना। ये चारों बगल घूमते रहता है। और दूसरी बात, इसका जो बेस होता है वह चपटा होता है इस तरह से। और या जो भी आपने डाला हुआ है इसमें, ऑक्सीजन हो, एसिड हो, है ना, उसके अलावा एसिड नहीं भाई, पीएच जो ऑप्टिमम डाला हुआ है, टेम्परेचर हो, सबको ये कांस्टेंट रखता है हर जगह, ताकि वो जो सेल है वह ग्रोथ कर सके और वह एक्सप्रेस कर सके, है ना। तो स्टायरिंग टाइप जो होता है यह दो प्रकार का होता है। स्टायरिंग जो टाइप होता है वह दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और क्या होता है, स्प्रेस्ड टाइप का, है ना, स्प्रेस टाइप का।
देखो क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। सेल्स कैन ऑल्सो बी, अच्छा देखो यहां से देखते हैं हम लोग। द सेल हार्बरिंग क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट may be grown on a small scale in laboratory में small scale. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation technique. चलो, the cells can also be multiplied in a continuous culture. क्या बोलते हैं इसको? Continuous culture मतलब होता है एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से कच्चा माल आ रहा है, बन रहा है, बाहर निकल रहा है, आ रहा है, बन रहा है, बाहर निकल रहा है। तो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from other to maintain cell in their physiologically most active या potential phase। क्या कहना चाह रहा है? ए भाई क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी? यहां पर क्या कर रहा है? ये कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम देखो ऐसे, जैसे देखो इसमें आपने होस्ट सेल को रखा हुआ है, तो इसमें आपको मीडियम वो डालना पड़ेगा जो बताया, ऑक्सीजन वगैरह का, सॉल्ट का, सबस्ट्रेट का, इसमें डाल रहे हो तो वो मीडियम क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होते जाता है, फिर उस मीडियम को आपको बाहर निकाल देना। ठीक है, फ्रेश मीडियम आते रहेगा और जो मीडियम खराब हो गया है उसको क्या किया जाता है, बाहर। तो इसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूअस कल्चरिंग। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। बंद ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इसमें हो गया फिर उसको उझल दिया, फिर नया मीडियम लाया, फिर उसमें डाला, ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस। इससे क्या होगा, यहां जो होस्ट सेल है उसको कंटिन्यूअस, उसको स्वस्थ मीडियम प्रदान होगा, खाना पीना एकदम उसको मस्त से मिलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा तो वह कौन से फेज में होगा? एक्सपोनेंशियल फेज। कौन से फेज में? देखो इस तरह का फेज होता है। किस फेज में? ये फेज होता है लैग फेज, लॉग फेज और ये स्टेशनरी फेज। लॉग फेज जो होता है इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। जैसे ह्यूमन, हमारे अंदर ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होता है? बचपन में होता है ना, तो लॉग फेज होता है। तो वही चीज यहां पर आपको यहां पर लिखा हुआ है, फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग लिखा है ना, लॉग फेज, सीधा वाला लकीर। लॉग फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है हमारा, उसी फेज में हमें रखना है। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस ए लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन। कह रहा है इस तरह का अगर कल्चर करोगे आप तो इससे कि जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। आएगा कि नहीं? ज्यादा उसको दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, वही बनेगा ना जी। तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रेसिबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी। द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स व लार्ज वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम तक होता है? 100 से 1000, है ना, ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड was required. Thus bioreactor can be thought, है ना, thought of as vessel in which raw material are biologically converted into specific product. देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, सबको पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा विस्तार में लिखा हुआ है, उस सारा चीज को लिखना संभव नहीं है कॉपी में, समझ रहे हो बात को? तो यहां आप जरूर एनसीईआरटी पढ़ना। जैसे देखो ये बायोरिएक्टर है ना भाई, इसमें आपने क्या डाला? इसमें क्या डाला? सेल डाला। क्या डाला? होस्ट सेल्स डाला। और ये होस्ट सेल आपको क्या बना के दे रहा है? प्रोडक्ट। सही बात है, प्रोटीन। तो वही चीज एनसीईआरटी लिखती है। देखो ये तो आपको लिखा ही चुके हैं, है ना। देखो
बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट, मतलब सोचा जाता है एज ए वेसल, ऐसा बर्तन इन विच रॉ मटेरियल समझ रहे हैं ना, सेल आर बायोलॉजिकली, मतलब बायोलॉजिकली रूप से कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, है ना, कच्चा पदार्थ। तो कच्चा माल वही है होस्ट सेल, ठीक है, या कच्चा माल उसको आरडीएनए को भी कह सकते हैं, कच्चा माल वही हुआ ना। उसके बाद निकला क्या, प्रोडक्ट, प्रोटीन, वो हो गया आपका प्रोडक्ट। इंजाइम्स भी बना सकते हो, प्रोटीन ही इंजाइम होता है, इटीसी। क्या क्या यूज करोगे, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल, किसी को भी। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। ये तो लिखा है टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन लिखा है। उसके बाद लिखा है मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर कौन होता है, ये डायरेक्ट आता है ऐसा क्वेश्चन, स्टायरिंग। स्टायरिंग मतलब घूमने वाला, इसको डालना जरूरी था। फिर होगा नहीं, वहीं से स्टार्ट होगा। ये देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, बेस कैसा है, चपटा है, स्टेराइल एयर डालना है। स्टेराइल एयर इसीलिए होता है ताकि अंदर में बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर जाए। आपने यहाँ पर जो डाला हुआ है उसमें बैक्टीरिया व इन्फेक्शन हो जाएगा ना फिर, तो स्टेराइल एयर का यूज करते हैं। एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, पीएच यहाँ पे हमेशा होना चाहिए, ना तो एसिडिक हो जाना चाहिए ना तो ज्यादा बेसिक होना चाहिए, है ना। स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन, भाप दिया जाता है ना, भाप, गरम गरम हवा में मर जाएगा ना बैक्टीरिया, स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन मतलब होता है बैक्टीरिया मारना। मोटर है घूमने वाला। फोम, फोम होता है फोम ब्रेकर। देखो ज्यादा अथी होगा ना तो ऊपर में फोम, समझते हैं ना, मारना है भाई। कौन बैक्टीरिया, बाहर से ना आ जाए, होस्ट सेल को नहीं मारना, इन्फेक्शियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोम ब्रेकर, देखो ये घूमते घूमते क्या होता है, फोम समझते ना आप लोग, ऊपर में जो बुलबुला टाइप का हो जाता है, फेन, फेन समझते हो ना। फेन हो जाने के बाद देखते हो ऑक्सीजन कम हो जाता है तब फेन होता है। तो फोम को खत्म करना है, फोम नहीं बनना चाहिए। ब्लैडर एम्प्लॉय कल्चर ब्रोथ, कल्चर ब्रोथ है, इसको घुमाया जाता है ना। ये सिंपल है और ये स्प्रेड टाइप का है ना। इसमें देखो बबल्स होते हैं, ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन बढ़ाता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, है ना। गैस इंटर, ये भी घूमने वाला ही है ना। तो आपको बताया था ना एगीटेटर सिस्टम, एगीटेटर सिस्टम देखो बायोरिएक्टर को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सब चीज को मेंटेन रखता है, चाहे आपका ऑक्सीजन डिलीवरी हो उसको मेंटेन रखता है, उसके अलावा आपको फोम कंट्रोल भी करता है, फोम जो बनता है उसको कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, पीएच को कंट्रोल करता है। एगी, इसलिए इसको बोला जाता है एगीटेटर सिस्टम। एगीटेटर सिस्टम मतलब होता है वैसा सिस्टम जो सब कुछ क्या रखे, मेंटेन रखे। मेंटेन रखने वाले को हम लोग एगीटेटर सिस्टम कहते हैं। हो गया। अब क्या होगा, बायोरिएक्टर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मतलब प्रोडक्ट बना देता है, बहुत ज्यादा संख्या में बन गया। अब आप क्या, आपको क्या करना है, अब प्रोटीन बन गया, क्या वो प्योर फॉर्म में है, नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपने सॉल्ट मिलाया है, विटामिन मिलाया है, सबस्ट्रेट मिलाया है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा और प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया आपका
बायोसिंथेटिक प्रोसेस हो गया, है ना। तो इसके बाद जो लास्ट आता है उसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कब होता है? आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हम लोगों को दो चीजें करनी होती है, आज तक यही आया हुआ है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हमें दो चीज करनी पड़ती है, सेपरेशन, किसको? जो बन चुका है प्रोडक्ट, उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन। जैसे आप सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कर दोगे, उसके बाद ये जो सेपरेट बना है प्रोडक्ट, इसको आपको प्रिजर्वेटिव के साथ रखना पड़ता है और इसको टेस्टिंग कराया जाता है, तब जाकर के मार्केटिंग किया जाता है। मार्केट में भेजना है ना आपको, तो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन के बाद उसको प्रिजर्वेटिव के साथ रखा जाता है, जो उसको प्रिजर्व करे। समझ रहे बात को? और दूसरी बात, इसका टेस्टिंग होता है, फिर जाकर के वो मार्केट में चला जाता है। क्लियर है? समझ रहे? तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, समझ गए? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्या रहेगा? व्हाट इज डाउन स्ट्रीम? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, दो स्टेप है। उसके बाद ही मार्केट में जाएगा, टेस्ट होने के बाद। अरे भाई, इंडस्ट्री हम भी खोल सकते हैं, वो भी खोल सकता है, कौन सा बड़ा बात है? हम इंडस्ट्री खोल दी, हम प्रोडक्ट बना लिए, हो सकता है मेरा प्रोडक्ट वैसा ना हो जैसा होना चाहिए। समझ रहे बात को? उसमें इम्प्योरिटीज हो तो पहले टेस्ट होगा, अगर वहां पास हो गया तो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से बनाइए, रीयूज। समझ रहे? तो ये चीजें हैं। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं। तो यहां पर हम हमने ये चैप्टर में पढ़ा, खत्म हो गया ना, कुछ नहीं बचा इसमें, छोटा चैप्टर है। हाँ, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है ना भाई, इसमें बस प्रोसेस पढ़ना है। कोई ऐसा चीज बताओ जो हो आपके पास। क्या हो गया इसको? यही है ना, ये नहीं बनाए होगे, है ना, ये आपने नहीं बनाया होगा। तो इसको बनाया जाए, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक आर यूज्ड, है ना। क्या होगा भाई? एंटीबायोटिक क्या होगा इसमें से? सेलेक्टेबल मार्कर, 2020 में आ चुका है। उसके बाद क्या है? द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक स्टेंजीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ, क्या होगा? इंडोन्यूक्लियेज। क्वेश्चन पढ़ो अच्छा से।
लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल। कैसे जोड़ोगे? प्लाज्मिड वेक्टर जो है ना, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जोड़ा गया है, PBR32। डी हो जाएगा DNA वन एंड ओनली DNA लाइगेज। 3 नंबर बनाओ। ये क्या आते रहता है भाई? दो 2024 का, इसी साल का है। डी होगा ना, 6 बेस पेयर बताए थे ना, 6 बेस पेयर होता है जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आता है। फिर ये 2024 का ही है। व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको पढ़ना है। The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism. दूसरा है it may get integrate into genome of recipient. C है it may multiply and be inherited along with the host DNA. D है the alien piece of DNA is not an integrated part of chromosome. It's so ability to replicate. क्या क्या होगा इसका? अच्छा, ये क्वेश्चन है किसके लिए पूछ रहा है? पैसेंजर या वेक्टर के लिए? What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? वेक्टर के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? कह रहा है कि भविष्य क्या है, एक पीस ऑफ DNA का जो कैरिंग कर रहा है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको बोल रहे हैं एलियन DNA, है ना, पैसेंजर को बोला जाता है। तो ये वेक्टर DNA के लिए आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? इट्स शो एबिलिटी टू रिप्लिकेट, ई सही है ना। उसके बाद ए सही है कि डी सही है? ए पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये ए भी सही है ना। डी द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ए एंड ई। क्या होगा? ए एंड ई सही है। उसके बाद सब क्या है इसमें? गलत। पांच नंबर बनाइए। डायग्राम डायरेक्ट एनसीईआरटी का दिया हुआ है। आपको रोल पूछ रहा है एक्स जीन और वाई जीन। आपको याद होना चाहिए एक्स के जगह पे क्या था, वाई के जगह पे क्या था। यहां पर क्या था याद है? ऑरी पॉइंट। और यहां पर क्या था? रोप। क्या था? है ना, क्या था? रोप मतलब क्या था? रोप मतलब जी रिप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मिड प्रोटीन। तो क्या होगा? द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड वाई फॉर द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। सही है कि गलत? अच्छा देख लेते हैं। जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट, गड़बड़ है ना। द जीन एक्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर। और ये पॉइंट क्या करता था? कॉपी नंबर कंट्रोल करता था ऑफ द लिंक DNA
एंड वाई प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये लिखा है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड लिखा हुआ है एनसीईआरटी, देख लिए। 6 नंबर बनाइए 2022 में। इन द फॉलोइंग पॉलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच वन कैन कट इजिली बाय पार्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा इसमें लिखा हुआ है, देखो एक स्ट्रैंड दिया हुआ है, दूसरा स्ट्रैंड नीचे बगल में दिया हुआ, ऐसे करके है दोनों। तो आपको खोजना इसमें पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या खोजना है? पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है बताइए। क्या होगा? GAATTC, GAATTC, डी सही है। उसके बाद 7 नंबर बनाइए। कौन सा? बी, GTA है, इधर GAA है। पॉलिंड्रोमिक मतलब दोनों साइड से सेम आना चाहिए, है ना। 7 नंबर बनाइए। ये कहां चला गया जी? 7 नंबर बनाइए। प्लाज्मिड, उसको बंद करो, बंद कर दो। क्या कह रहा है? प्यारे सचिन तेंदुलकर फर्स्ट किधर था? यहां था ना जी, पीएसटी यहां पे था, और यहीं पे क्या था? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था ना। within the ampicillin resistance that conform ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene of beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, तो क्या होगा? कह रहा है कि यहाँ पर है ना, पीएसटी को यूज करके इसको काट दिए इस तरह से। पीएसटी क्या है? साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन वाला हट गया ना जीन। अब यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया? एक जीन जो जोड़ दिया जो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोजेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर आपने एक जीन जोड़ दिया यहाँ पर इस तरह से, है ना। ये क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज पैदा करेगा। तो क्या ये वही पूछ रहा है, इसके बाद क्या होगा? इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी। गलत है। डुअल एबिलिटी मतलब ये भी एबिलिटी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो कि गलत है। क्योंकि पीएसटी आपने जैसे यूज किया, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन खत्म हो गया, ठीक है। और क्या डाल दिया आपने? बीटा गैलेक्ट। बता देना ये क्या करता है? ब्लू कॉलोनी कॉज करता है ना। तो ये डाल दिया तो डुअल एबिलिटी नहीं रहेगा, ये वाला एबिलिटी क्या हो गया है? खत्म हो गया। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल। सही है। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट होगा? अब नहीं होगा। उसके बाद सी नंबर, द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेसिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज बीटा प्रोड्यूस। गलत है। एम्पिसिलिन हटा दिया तो वो कहां से आएगा इसके अंदर? अब समझ रहे बात को। और डी नंबर, इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट। ये तो है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर। देखो ये क्वेश्चन सबसे टफ होता है इस चैप्टर में। आपको बोलेगा कि इस जगह पे इसको काट दिया, इसको जोड़ दिया, तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा। अब इसे आपने पीएसटी है, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, इसको काट दिया तो इस एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला गुण खत्म हो गया ना इसके पास, और जिसको जोड़ोगे उसका वाला गुण आ जाएगा। तो ये वाला तो गुण रहेगा लेकिन ये वाला खत्म हो जाएगा। पहले में कह रहा है दोनों एबिलिटी होगा, जो कि गलत है। ड्यूल
एबल टू कन्फर्म रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, नोट एबल लिखा हुआ है, तो यह अब एबल नहीं होगा एंटी एम्पिसिलिन के अगेंस्ट स्टैंड करने में। उसके बाद बताओ 8 नंबर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज। क्या होगा? कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाए थे ना जी, पढ़ो चारों को। कौन सा? डी, बी, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। डी क्या बोल रहे हैं आप? बी या डी? बी, टेक्निक इनका डीएनए मॉलिक्यूल इनटू सेल, सेल के अंदर डालते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। डी, टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन, ये तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था बताया था ना भाई, फ्रेगमेंट डीएनए को सेपरेट करना, वही था ना जी। सी हो जाएगा ना, भूल गए आप लोग? टेक्निक ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू पोर्स ऑफ एगोरेज जेल, सब तो लिखा हुआ है भाई, फिर भी इसमें इतना सोचने, एगोरेज जेल लिखा हुआ है इसमें। 9 नंबर बनाइए। Having become an expert on gel electrophoresis, you are asked to examine a gel for a colleague. Where would you find the smallest segment of DNA? है ना? तो ये एनसीईआरटी का फिगर है। यहाँ पे क्या था? लाइन था, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। यहाँ क्या था? वेल था, यहाँ पर कैथोड था, इधर एनोड। क्या हुआ? अच्छा 9 नंबर, अच्छा ऊपर है। अच्छा ये उसका है, क्या है? एक्सपर्ट जेल एग्जामिन वेयर वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना? नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल। क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहाँ होगा या निगेटिव इलेक्ट्रोड? भूल गए सब आप लोग। किधर की ओर भागता था? बोले थे ना एनोड की तरफ। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। डीएनए निगेटिव मॉलिक्यूल है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना, याद आया? इलेक्ट्रॉन फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल, वेल से दूर रहेगा, यही सही लग रहा है। निगेटिव गलत हो या निगेटिव गलत, मिडिल गलत है, एक ही है। बहुत हल्का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ रहे हो? सारा लिखा हुआ है आपके, तो इसको पढ़ना है। इट रिप्रेजेंट्स ए टिपिकल एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोर इन विच लेन 1 कंटेन्स अनडाइजेस्टेड डीएनए, लिखाए थे अनडाइजेस्टेड, ये सही है पहला। स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड्स आर फॉर्म एट द ए एंड लार्जेस्ट डीएनए फॉर्म एट बी, है ना? ए यहाँ है, बी यहाँ है। उसके अलावा द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टैंडिंग इन द विजिबल लाइट, गलत है, बताए थे अल्ट्रावायलेट लाइट में इसको डाला जाता है। चौथा, द सेपरेट डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल फेस, दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, ये भी सही है। कौन कौन सही है? पहला लग रहा है और चौथा, सेकंड गलत है, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है ना? यहाँ ए है, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ए और बी यहाँ छूट गया, कॉपी में कर लेना इसको, ठीक है? ए होगा यहाँ, यहाँ बी होगा। उसके बाद 11 नंबर बनाइए। ये बड़ा हो गया क्या? 11 नंबर बनाइए।
Which of the following tools or recombinant DNA technology is incorrectly pair with it use? कौन सा टूल जो है जो कि गलत है? बी गलत है। डीएनए लाइगेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर डीएनए, तो गलत, ये जोड़ता है। और सब सही है। जो सही है उसको भी ध्यान से पढ़ लेना, है ना। ई कोराई में प्रोडक्शन में स्टिकी एंड बताए थे इस तरह से। और मतलब कॉपी नंबर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा ये इसके लिए है। डीएनए लाइक, अच्छा इसी का है। सेलेक्टेबल मार्कर का क्या है? आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेंट पढ़ाए थे। 12 नंबर बनाइए। कॉपी नंबर ज्यादा चाहिए तो कौन सा वेक्टर चूज करना पड़ेगा? कॉपी नंबर ज्यादा चाहिए तो क्या, कहां जोड़ना पड़ेगा? वेक्टर कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा कॉपी चाहिए तो वेक्टर क्या सपोर्ट करना चाहिए? हाई कॉपी नंबर। क्या हो जाएगा? हाई कॉपी नंबर। ये सब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ाए थे भी उस दिन, है ना। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of palindromic site, but between the same two bases on the opposite strand. उसके बाद सेकेंड हिंट, सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। सही है ना। उसके बाद तीसरा, ये तो 2024 में है। 3 नंबर, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन नॉट बी विजुअलाइज विदाउट स्टैंडिंग ऑन ए एगारोइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सही बात है। उसके बाद ऑरी इज सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर। सही है। डीएनए इज ए पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल। गलत, निगेटिव होता है। तो कौन कौन सही था? एक, 2, 3, 4, चारों सही है ना। 15 नंबर, क्या छूट गया? अच्छा 14 छूट गया। अच्छा इसी में एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो आपको देते हैं ना डीपीपी, वो लैपटॉप से बना होता है, और यहां आने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। देख तो ये यहां चला गया, जबकि वो जो बना हुआ है वो रेगुलर है, लेकिन इसमें आने के बाद हो जाता है। कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन बनाने से ये डीपीपी आपको एज इट इज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 14 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, है ना। कॉस्मिट का यूज करते हैं, पीवीआर 322 का यूज करते हैं, साल फर्स्ट, ये आरई है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलो पहचान गए आप लोग। 15 नंबर, देखो यहां पर ए दिया हुआ है, यहां पर बी, उसके बाद यहां सी और डी का है यहां पर, उसके जगह पे बैठाना है। ए के जगह पे क्या होगा? डी यहां है, हाँ डी हो जाएगा, है ना। सिंपल है। 16, जल्दी बनाए, लास्ट क्वेश्चन है। 2, 3 क्वेश्चन है और लास्ट 3 ही क्वेश्चन है। 16 बनाइए। Read the given statement and select the correct option. Statement first, cloning vector is required to have very few preferably single recognition site for the commonly used restriction. सही है, एनसीईआरटी का लाइन। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, लिखा हुआ डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। 2 नंबर, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन ए क्लोनिंग वेक्टर will generate several fragments which will complicate the process. मतलब देखो
जैसे बाम फर्स्ट के लिए, बाम H1 के लिए एक ही साइड था, अगर बाम H1 का कई जगह लिखा होता, बाम H1 इधर भी, उससे क्या होता, हर जगह कट कर देता वो, तो बहुत सारा टुकड़ा हो जाता, जो क्या होता, बहुत प्रॉब्लम होता। तो वही सेकंड स्टेटमेंट में, इसको जाके अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, ये आया हुआ नहीं, हम दिए हुए हैं, सारा क्वेश्चन है। देखो ना 2024 में जो आया हुआ है, ये तो हम हर साल देते हैं इसको। यहाँ पे देखो ये 6 सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर है, ये तो मॉडिफाई किए ना, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ये दिया हर साल देते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आता, ये सब बिना आया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए हार्ड लग रहा है। जो आया हुआ क्वेश्चन है बहुत हल्का होता है, समझ रहे बात को। 16 नंबर बना लिए, दोनों सही है। 17 नंबर, इन पीवीआर टेट्रासाइक्लिन स्टेंजीन हैज रिकॉग्निशन साइट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसके लिए है, सी। ऐसे तो काम नहीं, टेट्रासाइक्लिन स्टेंजीन किधर था, इधर की इधर, इधर था ना, तो वहां पर कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, बाम H1 था ना जी। अरे भाई क्या था, बी नंबर अभी आप लोग बनाए, बाम H1, टेट्रासाइक्लिन की जगह कौन है, बाम H1, या फिर यहाँ पे नीट में जो आया हुआ है, यहाँ देखो बाम H1 है ना, है ना। अठारह नंबर बनाइए, एन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बताए, पढ़ाए थे, ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया कॉलोनी इंडिकेट दैट द प्लाज्मिड डज नॉट हैव एन इंसर्ट इनटू द बैक्टीरिया जीनोम। उसके बाद स्टेटमेंट 2, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा कलर एंजाइम एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। सही बात है, बीटा गैलेक्टोसिडेट ब्लू करता है, लेकिन वहां पर कुछ इंसर्ट कर देने के बाद वो ब्लू कलर नहीं देता है, ठीक है। तो यह आपका आंसर दिए थे जी, इसमें आंसर गायब हो गया है, आंसर नहीं है इसमें, अच्छा आप में आ जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।